अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन 40,400 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा। एक डिक्लाइनिंग नोट देखा गया, फ्लैट नोट देखा गया और रेंज बाउंड सिचुएशन विटनेस की गई। कल की तरह आज भी एक रिलक्टेंसी मार्केट के अंदर देखी जा रही है और कल की तरह आज भी इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। कॉशियस इसलिए भी हैं कि वो न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें मूडीज़ की, तो यहाँ भी रेटिंग उन्होंने डाउनग्रेड की है, विच इज़ अलार्मिंग के यहाँ पर चीज़ें जो है वो मैनेज होने के बजाय थोड़ी सी कैओस के अंदर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस थोड़े से इस मामले में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ से जो डील है वो नेक्स्ट वीक तक है, लेकिन जो लास्ट वीक एक कैओस था या फिर एक एक्साइटमेंट थी, तो वो काफ़ी हद तक अब पुल हो गई है। दिस इज़ द रीज़न एंड दिस इज़ द इशू कि आज की मार्केट में अगर आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक देखें तो स्टार्ट से लेके एंड तक एक डिक्लाइनिंग नोट देखा गया है। क्लोजर टाइम पे थोड़ी सी बाइंग देखी गई है, लेकिन वो भी इसलिए है कि कल के दिन उसको प्रॉफिट टेकिंग किया जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग हो सकते हैं अगर यहाँ पे कोई ट्रिगर न्यूज़ आ जाए, यानी कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और उससे ऐसा हो कि मार्केट के नंबर्स और इकोनॉमी के नंबर्स स्ट्रांग हो। मार्केट की बात करें और अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स 4 बिलियन तक हैं, लेकिन अभी हमारी पेमेंट भी ड्यू है। आईएमएफ की जब आ जाए तो फिर उसके बाद हमें फर्दर पेमेंट्स करनी है। सब्सिडीज़ की जो एक डिमांड थी आईएमएफ की, तमाम सब्सिडीज़ बंद होनी चाहिए, तो किसान पैकेज भी बंद कर दिया गया है। एक्सपोर्ट के सेक्टर को जो 19 रुपीज़ पर यूनिट के हवाले से एक मिल रही थी बिजली के हवाले से टैरिफ के, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से रोज़ कोशिशें की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपनी एक्सपेंडिचर्स, अपनी एक ऑस्टेरिटी मेजर्स को जारी रखा जाए, कंट्रोल किया जाए चीज़ों को और साथ साथ मुल्क की इकॉनमी को काफ़ी हद तक सही किया जाए। तो यही कोशिशें हैं और डेली हम इसी पे बात करें। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, क्या क्या चीज़ें अप जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें लाइमलाइट में हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको अभी थोड़ा सा साइड लाइन किया हुआ है। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट की जानिब से बड़े अच्छे मेजर्स दिए गए हैं। एनर्जी को थोड़ा सा एफिशिएंट यूज़ करने के लिए जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है कि 1 जुलाई से एफिशिएंट प्रोडक्ट्स यूज़ की जाएंगी जिससे एनर्जी की बचत की जा सके। वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ साथ हमारे पास बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जो बिजनेसेस हैं उनके टारगेट्स हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान आडिया साहब, आप हैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद के एसआर रीजन के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद होंगे हरीश सखीजा साहब, हमें जल्द ज्वाइन करेंगे। आप बिजनेसमैन भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। सुफियान साहब, मैं आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। क्या दिखाई दे रहा है सुफियान साहब, इकोनॉमिक एक्टिविटी, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी एक दी जाती है, डेली कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, सदर की जानिब से जो है वो डेट का कह दिया जाता है इलेक्शन की, तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी देखी जा रही है। आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितना ज़्यादा इससे कनेक्टेड है और इसको कैसे थोड़ा सा कूल किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड होती है हमेशा किसी भी मुल्क में, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी ना वो 5 साल का अपना रोड मैप देगी कि इंपोर्ट के क्या टैरिफ्स होंगे, फ्यूचर क्या पॉलिसीज़ होंगी। वो अपनी पॉलिसी बैठ के स्टेक होल्डर्स के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट होती है। अभी तो गवर्नमेंट का ये नहीं पता कि ये इलेक्शंस कब होंगे, कब इंटरिम इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे। जब से केपीके और पंजाब गवर्नमेंट के असेंबलीज डिज़ोल्व हुई हैं उसके बाद से तो मज़ीद अनसर्टेनिटी आ गई। और आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये मैं समझता हूँ कि आज एक लोगों की अनसर्टेनिटी का पहला एक स्टेप जो ख़त्म हुआ है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा कि अगले 3 महीने नहीं 4 महीने में नए अपकमिंग इलेक्शंस अनाउंस होंगे। तो इसमें आप स्टेबिलिटी देखेंगे। जब तक नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। सेकेंडली देखें, जब तक आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट अब फाइनल नहीं होगा ना, तो वो एक सुकून का लोग सांस नहीं ले पा रहे। अब क्या लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं या लोग बड़ी दिलचस्पी लेने लगे हैं? क्योंकि इससे पहले भी बेशुमार आईएमएफ प्रोग्राम्स में हम गए, लेकिन इस बार लोग क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज की तरफ करने पर आ गए हैं या इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं? देखें, ये सारी चीज़ों की ना मीडिया अवेयरनेस है। पहले इतना मीडिया नहीं था, अब मीडिया के ऊपर बहुत सारी एक टॉक शोज़ में डिस्कशन होती हैं बिजनेस इकोनॉमी के हवाले से। फिर लोग हर चीज़ देखते हैं ना कि एक आम आदमी देख रहा है पेट्रोल महंगा हो रहा है। जब पेट्रोल कल तो सस्ता हुआ है 5 रुपए। देखिए, बढ़ा भी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो एक आम आदमी से डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हर चीज़ से महंगी होती है ना।
तो उसका बाइक का फ्यूल से लेके एनर्जी प्राइसेस से लेके वेजिटेबल्स फ्रूट जो एक ऑर्डिनरी चीज़ है ना उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। अब हो ये रहा है कि हर आदमी देखता है कि ये हो क्या रहा है। अब गली गली जो है ना बिजनेस एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जब बैठते हैं ना तो लोगों की हॉट गॉसिप ही आजकल ये है। जी। तो हर आदमी को आज पता है कि इस वक्त आईएमएफ का क्या हो रहा है। तो अब आईएमएफ की कोई नई 3-4 शराइत मज़ीद आ गई हैं जो लास्ट जो मैं देख रहा था आईएमएफ का जो इनकी 8 फरवरी को जो लास्ट इनकी जो मीटिंग्स कंक्लूड हुई थी उसमें बड़ी पॉजिटिव होप्स आई थी और ये कहा गया था कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके जी। अंदर हम पॉजिटिव रिपोर्ट्स आपकी देंगे कि अब आपकी चीज़ें आप काफ़ी हद तक क्लोज आ गए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ और चीज़ें उसकी बरक्स आईं। तो अब वो लोग देख रहे हैं कि 8 तारीख तक तो ये न्यूज़ फ्लैश हुई हर मीडिया चैनल पे कि आईएमएफ का कल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो साइन वो हो रहा थोड़ा है सा ये है कि चीज़ें, और वो साइन ही नहीं हुआ ना। तो अब लोगों को एक डिस्ट्रेस्ट आ गए, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो ब्रेक होता जा रहा है। आप देख लें कि फरवरी का मंथ एंड हो गया, इसको भी तकरीबन 18 दिन मजीद गुजर गए, 20 दिन गुजर गए जी। आज मार्च की अब पहली तारीख फर्स्ट हो मार्च गई। है। अब देखें तो आपके 22 मार्च से रमज़ान शुरू होगा। रमज़ान जब शुरू होता है ना तो हमारे मुल्क में बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो स्लो हो जाती जाती हैं। हैं। चाहे हिस्टोरिकली वो ऐसा देखा गया है, थोड़ा किसी सा अब भी इबादत की तरफ लोग होते तो हैं। लोगों का वर्किंग टाइम्स भी कम हो जाता है। फिर ईद की छुट्टियां आपकी 25 रमज़ान से लेके और ईद के 5-6 दिन हमारे ईद वेकेशन भी काफ़ी लंबी होती है। तो लोगों का एक इंटरेस्ट आप देखें ना फैक्ट्रीज के अंदर से भी लेबर जो है वो पंजाब की या केपीके की साइड की है वो सारी जानी शुरू हुई। तो आपकी वर्किंग आवर्स कम होंगे, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ मज़ीद स्लो डाउन होंगी रमज़ान के अंदर। तो हमें जो भी अब फैसला करना है, अब एक मीडिया पे सोशल मीडिया पे बड़ी न्यूज़ आजकल वायरल है, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान को जून के अंदर अगेन एक आईएमएफ के एक और ट्रेंच की ज़रूरत होगी और एक और एग्रीमेंट में जाना पड़ेगा। और उस डेट की वजह से आईएमएफ अभी से जो है वो अपने कंसर्न्स शो कर रही है। तो क्या ये जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, क्या जो हमारे पास इजी जो हमने टास्क समझ के अडॉप्ट किए थे वो कितना डिफिकल्ट होंगे, वो मैं आपसे बात करूंगी। अफरोज़ मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, सीईओ हैं मर्चेंट इन्वेस्टमेंट के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अफरोज साहब, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन दिखाई देती है। हम 3 दिन देखते हैं मार्केट की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी डिमोरलाइज है। अमिट एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रोल ओवर वीक भी है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कैसी है? देखिए, मार्च 16 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन उसको 2 हफ्ते पहले ब्रॉड फॉरवर्ड किया है। अब कल वो मीटिंग है और जो मैं समझता हूँ आईएमएफ की डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फॉर्मली इनफॉर्मली ऑफिशियली अनऑफिशियली ये व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन सर? जो कंडीशंस हैं वो हाँ। आई थिंक सारे मीट हो गए। लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी जो इकोनॉमी और फिस्कल यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को देखता है, तो वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। तो मैं समझता हूँ उसमें एक इनकी रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, पॉलिसी रेट की। तो वो मैं समझता हूँ, लेकिन ट्रेजरी बिल वैसे ही 20% पे ऑप्शन हो रहा है। 6 मंथ काइबॉर भी 20% हो चुका है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स ओनली लोन तो वही काइबॉर प्लस 2-3% पे मिलती है, तो 17% इट इज ऑन पेपर। तो वो किसी तरह 19% तो मैं समझता हूँ कल हो जाएगा, या 19 होगा या 20 होगा, पर 200 बेसिस पॉइंट तो इंक्रीज करेंगे। ये आखिरी कंडीशनैलिटी है, सारी कंडीशनैलिटी मीट करके मैं समझता हूँ कि बड़ा बोल्ड स्टेप, अनपॉपुलर स्टेप्स लिए सारे, बट ट्रांस हमें बहुत जरूरी है लेना ताकि हमें दूसरे फ्लोज आए। तो ये आईएमएफ की देखिए, ऐसा नहीं होता है कि शेड्यूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एक ही होती है, 2 होती है। ये अलग से पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं। अब ये वीक में भी इनकी इनफैक्ट 2 मीटिंग है, उसमें शेड्यूल में नहीं है, लेकिन वो अलग से शेड्यूल में बाद में इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो आई एम क्वाइट एक्सपेक्टिंग कि ये लेट से लेट आई थिंक 15 मार्च से पहले ट्रांच अप्रूव हो जाएगी और 1-2 दिन में फिर डिस्बर्समेंट भी हो जाता है। तो सारी शराइतें मान चुकी है गवर्नमेंट। तो मैं समझता हूँ अब ट्रांच जस्ट अ मैटर ऑफ डे। अफरोज साहब, एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम तो जैसे तैसे ख़त्म हो ही जाएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में भी जाना है। अभी से आईएमएफ के कुछ कंसर्न्स हैं, फिर क्या हमें यही एक्सरसाइज रिपीट करना पड़ेगी? हमारे साथ यहाँ सुफियान साहब भी हैं, मैं उनसे भी यही पूछ रही थी। देखिए, मैं लास्ट टाइम जब मैं स्टूडियो में आया था, आई थिंक
1-1.5 महीना हो गया। उस वक्त भी मैंने यही कहा था जून में प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन जून के बाद हमें एक और प्रोग्राम में जाना होगा, बिकॉज हमारे जो डेट रीपेमेंट जो है वो ये आइंदा 3 साल तक हमें जो है वो एक मुश्किल जो है और हमें रीपे करना है। और मैं समझता हूँ बहुत सबसे वही मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारा बिगेस्ट रूट कॉज करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको इन्होंने काफी कंट्रोल किया है इम्पोर्ट्स में, तो ये इवेंचुअली बेहतर हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये इन्फ्लेशन जितना होना था हो गया, आज 30% क्रॉस किया है जो फरवरी के नंबर्स आए हैं, तो होपफुली ये पीक पे अब है, पॉलिसी रेट भी पीक पे। मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो गया तो पॉलिसी रेट जो है वो उसको भी बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आखिरी मैं समझता हूँ ये पॉलिसी रेट 20% से ऊपर तो मैं नहीं समझता जाएगा। तो सर यहाँ पर जब पॉलिसी रेट बढ़ेगा तो सेविंग जो है वो सारी फिक्स इनकम की तरफ चली जाएंगी और वो एक इजी वे होगा लोगों के लिए भी। डू यू थिंक कि मार्केट के अंदर आप कैसे अट्रैक्शन लोगों को देंगे, क्योंकि लोगों के लिए डायरेक्शन तो यही सही है ना, आज नहीं तो कल एक अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कम भी होगा, उस वक्त वो नुकसान करें तो उससे पहले उनके लिए अट्रैक्शन यहाँ भी बिल्डअप की जा सकती है। क्या समझते हैं आप, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, कैसे समराइज करेंगे? देखिए यहाँ कुछ सेक्टर्स अभी भी अगर आप देखें, बैंक अगर आपको 16-17% इंटरेस्ट दे रहा है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो 20 और 25% के दरमियान डिविडेंड यील्ड है, यानी बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है उससे ज्यादा यील्ड मिल रही है, तो वो ब्लू चिप स्टॉक्स हमेशा जो हम कहते हैं उसमें ये करें। बाकी लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो लेवरेज जो है सेक्टर्स आयरन, स्टील है, सीमेंट है, ऑटो है, तो जाहिर है कि काइबा प्लस 3% 23% पे कोई लोन लेके गाड़ी नहीं लेगा या घर नहीं बनाएगा, बहुत कम लोग करेंगे, तो वो इम्पैक्ट होगा वो सेक्टर्स में। लेकिन हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो इकोनॉमी के लिए कोई भी दुनिया में वो सही नहीं होता है, लेकिन ये एक मजबूरी के तहत किया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल पे आए। वंस इन्फ्लेशन हमारे नीचे आना शुरू हो गया तो मैं समझता हूँ इंटरेस्ट रेट भी फिर हमारे नीचे आना शुरू हो जाएगी। वेल अफरोज साहब बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मोडीज़ ने हमारी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये एक्सपेक्टेड था या फिर ये हमारे लिए कुछ एनोनिमस है, मतलब इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन है? देखिए ये तीनों रेटिंग एजेंसीज इनके टाइमिंग में डिफरेंस होता है। तो पहले भी बाकी जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है और फिच है उन्होंने भी हमें डाउनग्रेड किया था। ये जो CAA3 या जो है उसमें हमें जो किया है तो वो जाहिर है हमारे लिए इतना खुशाइन तो नहीं है, लेकिन वो एक चीज जो पॉजिटिव है कि आउटलुक को इन्होंने स्टेबल उसमें रखा है, आउटलुक को नेगेटिव नहीं किया है। तो वो भी मैं समझ रहा हूँ कि ये यानी वी हैव रीच द बॉटम, अब इससे मुझे नीचे नजर नहीं आ रहा है। ये यहाँ कुछ टाइम रहेंगे और फिर ऊपर जो है हम होपफुली जाना शुरू होंगे वंस इलेक्शंस भी हो जाते हैं, सब कुछ पॉलिटिकल क्लाइमेट भी एक बेहतर हो जाती है। जुलाई में तो टर्म खत्म होगा, फिर इलेक्शन होंगे अक्टूबर में, तो मैं समझता हूँ ये कुछ महीने हमारे लिए मुश्किल है। बाकी जो भी गवर्नमेंट आए वो मैं ताकि वो उस पर भी पॉलिसी कंसिस्टेंट हो और वो फैसले कर सके। मेरा तो ये कोई भी जीते वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से या सिंपल मेजोरिटी से जीते, ताकि उनको कोलिशन में जो है मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो भी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किलात होती है। वेल थैंक यू सो मच। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। सुफियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुफियान साहब ये बताइए कि अब हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात करें, जो हम सोच रहे थे वो बड़ी डाउन दिखाई दे रही है, आगे चल के तो फिर रेनिंग सीजन आ जाएगा, उस वक्त क्या किया जाएगा? देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बिल्कुल डाउन हुई है और मुझे लगता है कि अगले आने वाले दिनों में मज़ीद ये डाउन हो जाएगी। जिस स्पीड से हमारी डिवैल्यूएशन हुई है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डायरेक्टली हिट किया है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो भी कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो इम्पोर्ट बेस्ड है। बिल्कुल, इसमें जो मेन आपका जो कंपोनेंट है वो स्टील है। स्टील के हवाले से आप देखें तो उसका सारा रॉ मटेरियल स्क्रैप इंपोर्ट होता है और यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस लगे हुए जो उसको बिलेट्स बना के उसको स्टील बना रहे हैं यहाँ पे। फिर आप देखें अगर सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जितना कोल है वो सारा इंपोर्ट हो रहा है। तो अगेन सीमेंट की जो प्राइस और जो पाकिस्तान में जो कोल है वो
अभी तक थर कोल का जितना भी कोल है वो इनने अभी तक इतना कंपैटिबल नहीं है जो इनने यूज़ किया हो। लकी सीमेंट लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि कंपैटिबल है, इसको यूज ना करने की साजिश हो रही है, ये ये वाला तो नहीं बिल्कुल है है, सीन? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा। लकी सीमेंट ने अभी कुछ मिक्स करके 20% थर कोल का प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है। मैं समझता हूँ जो इनको फर्दर ऑल्ट्रेशंस की कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड कोल है उसकी बर्निंग और थर कोल की बर्निंग के अंदर दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है। तो ठीक है। प्लांट्स को मेरा ख्याल है मज़ीद कोई ऑल्ट्रेशंस होंगी और ये चीज़ें इनकी एक्टिवली हो जाएंगी या ये मिक्स करके ठीक यूज़ है। करेंगे। तो अगेन ये दो मेन कंपोनेंट्स है। तीसरा कंपोनेंट हमारा फिनिशिंग मटेरियल है। जिस तरह कि हमारा पेंट है, उन पेंट्स के अंदर जितना भी हमारा मटेरियल आ रहा है वो सारा इंपोर्टेड आ रहा है, केमिकल्स है। फिर अगेन आपका वुड इंडस्ट्री है वो सारा इंपोर्ट बेस्ड है। फिर आपके टाइल्स इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं हाई एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर वो सारा इंपोर्टेड है। फिर आपका एल्यूमिनियम में अगेन उसका सारा स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है। तो जो जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है वो यहाँ लगी ही नहीं। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हैं पाकिस्तान में, जिसके ऊपर हमने इतने सालों से तवज्जो ही नहीं दी। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी देखें तो असेंबलर्स हैं हमारे पास कार मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो अब आज तक तो हमने एक इंजन नहीं बनाया ना, तो हमें लोगों को पेनल्टी लगानी पड़ेगी कि आप बेहतर ये है कि इस चीज़ को देखिए, एक लोकलाइज क्यों करें। नहीं बनाया ये भी तो एक सवाल है। हो सकता है कि जब हो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा उसकी कॉस्ट जो है वो एफिशिएंट हो एज कम्पेयर टू आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। देखिए ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। हमारे पास अब लोग मिसाल देते हैं, हम स्टील मिल, हमारे पास पाकिस्तान स्टील मिल लगी थी जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ेगी। हमारे पास बिलेट्स खुद पाकिस्तान में बनते थे, हम वहाँ पर थे, हम वहाँ से अच्छा। पीछे आए हैं। हम 1970 से हमने डिक्लाइन ही किया है, कभी हम ऊपर की तरफ गए ही नहीं। आप पूरा पिछला पास्ट रिकॉर्ड उठा के निकालें, देखें, पास्ट राइट। देखें, तो जो स्टील मिल है, हम आयरन ओर हमारे पास मौजूद है जिससे हम स्टील बना सकते हैं, और हम अपना इंपोर्ट कर रहे हैं स्क्रैप। हमारे पास थर कोल के अंदर रिजर्व्स मौजूद है, हम कोल इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जो मेन पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक हैं, उनको बिज़नेस कम्युनिटी को साथ बैठाएं और फैसले करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। इस वक्त गवर्नमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स में रिलीफ दे रही है, तो आप ऐसे लोगों को टैक्स हॉलीडेज़ देते हैं ना, कि आप अगर ये इम्पोर्ट अपने ही वालों को, अपने लोगों को देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर लें, हम आपसे जो भी गवर्नमेंट आएगी हम इसको इंश्योर करते हैं कि आपको 5 साल की टैक्स हॉलीडे है, राइट। आप लोकलाइज कर दें चीज़ों को, तो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अभी इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि जिस स्पीड से इंपोर्ट बंद हुआ, यही चीज़ मैंने देखी कोविड के अंदर, तो लोकल इंडस्ट्रीज काफ़ी लगनी शुरू हुई। इस वक्त भी जो सिचुएशन है ना, आप देखें पानी जो है ना वो रास्ता खुद बनाता है। ये डिमांड खत्म नहीं होगी, डिमांड तो रहेगी, अल्टीमेटली डिमांड रहेगी, तो वो इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी। आप जब तक हमने इंडस्ट्री नहीं बनाई, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। देखें इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट है, उसका 11.7% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। आप व्हिच इज वेरी गुड। डिक्लाइन हुआ, एक्सपोर्ट हमारा Import, हाँ। एक्सपोर्ट भी हमारा कम हुआ जी। 11.7% लास्ट ईयर से कम हमारा नंबर है। अच्छा, हमारा 7 के मुताबिक उनको जॉब ऑफर होती है तो वो निकल जाता तो है। वो यहाँ से निकल जाए, आपका टैलेंट निकल जाता है। वही टैलेंट अगर यहाँ रहे तो उसके नीचे के जो 10 सबऑर्डिनेट्स जो उसके साथ काम कर रहे होंगे ना, वो भी ट्रेन हो जाएंगे। तो हमारे मुल्क में हमें इन बहुत सारी चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट देखें, आईटी का आपने जिक्र किया, तो आईटी की एक्सपोर्ट तो सऊदीया की पेट्रोल से ज़्यादा है। आप समझते हैं कि इतना बड़ा चंक जो हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बस थोड़ी सी विल की ज़रूरत है, और थोड़ी सी यहाँ पर आपको आईटी पार्क्स, उनको यंगस्टर्स को मोटिवेट करने की, उनको टू द पॉइंट बात बताने की ज़रूरत है? देखें बिल्कुल है, इसके ऊपर जो काम होगा ना वो हमें स्कूलिंग से काम करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे जो हायर एजुकेशन मैट्रिक बोर्ड सिस्टम, जितनी करप्शन वहाँ पर है ना, वो सारी चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हमारे मैट्रिक बोर्ड तो हायर एजुकेशन में नहीं आता ना, इंटर बोर्ड सिस्टम, हायर एजुकेशन, ये सारा एक सिस्टम है ना। जब तक बच्चों को तालीम ही सही नहीं मिलेगी, उनका बेस ही सही नहीं बना होगा, वो क्या जाके आईटी पढ़ेंगे। वो अगर आईटी का कोर्स भी कर लेंगे, जब उनका बेस ही ख़राब है,
तो ऊपर जाके कुछ भी नहीं करेंगे। हमें इसको ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। टेक्निकल जो स्किल्स हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ करती हूँ यहाँ पर, हमारे जो आईटी के सीईओज हैं या ओनर्स हैं वो यही कहते हैं कि हमें एजुकेशन भी हो लेकिन जो एक ट्रेनिंग हो ना वो प्रॉपर हो। यहाँ से जितने बच्चे निकलते हैं तो उनमें से कुछ, अगर 4000 बच्चे हैं तो उनमें से 400 ही हैं जो एक प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट और फिर इसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा सुफियान साहब? ये तो फिर हर चीज़ के अंदर हम क्वेश्चन मार्क ही लगा देंगे तो काम कैसे होगा? देखिए, हमने आबाद के अंदर कोई हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई है। अच्छा। जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए, सिंध, टेफ्टा से और दूसरे इदारों से। वो हुआ ये कि जब उनने हमें लिस्ट भेजी, हमने कहा हम खुद स्क्रूटनाइज करेगी आबाद। इसके अंदर जर्मन कॉन्सुलेट और जर्मन गवर्नमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, उनने इसको फाइनेंस किया था ट्रेनिंग को डायरेक्टली। जी। आप इमेजिन करें उन बच्चों के अंदर इतना इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो उस चीज़ों को सीखे। अगर हमने 100 बच्चे एग्जामिन करे होंगे तो उसमें हार्डली हमें 10-15% ऐसे लोगों के बच्चे नज़र आएंगे जो सीरियस थे अपने कैरियर्स के साथ। हमारे यहाँ लोग सीरियस नहीं है अभी तक। तो इसकी वजह क्या हमने देखी है, वो कैरियर बिल्डिंग नहीं है हमारे पास लोगों की। वेल, हमारे साथ हरीश सखीजा साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीश साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम नताशा जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। हरीश साहब, सबसे पहले ये बताइए इकोनॉमिक सूरत हाल और थोड़ी सी पॉलिटिकल गर्मा गर्मी कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जहाँ तक इकोनॉमिक की बात है वो तो वी आर सेटिस्फाई। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम साहब और फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब, आप देख रहे हैं पूरा जोर लगा रहे हैं हर तरह से, कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आ रही। चाहे वो इंटरनेशनल जो भी हमारे हैं अलाई, वो जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा हो कि चाइना ने पिछले दिनों जिस तरह हमें सपोर्ट किया है, तकरीबन $70 करोड़ वो भी आ गए हैं। एडीबी ने आज अनाउंस किया है 50 करोड़ का जो अपना इसके लिए जो भी यहाँ पे हुआ था इशू पूरा सारा इसका, उसके लिए। तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी चीजें जो है हमें इंटरनेशनली सपोर्ट भी मिल रही है, लोकली तौर पे भी आवाम भी पूरी सपोर्ट कर रही है। लेकिन मसला सिर्फ हमारे साथ जो आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से एक नाहल आदमी की वजह से मुल्क के अंदर सियासी स्तर काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुआशी स्तर काम नहीं बन पा रहा। आप बेहतर समझती हैं क्योंकि इतने अरसे से आप भी प्रोग्राम कर रही हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। आज आप देखें सिर्फ 2 दिन के अंदर जो मार्केट के अंदर डॉलर की फ्लक्चुएशन चल रही है, ये सारी डिपेंड करती है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो घन चक्कर लगा हुआ है, जो अदलिया का माहौल बना हुआ है, अदलिया पे जिस तरह उन्होंने हमला किया है, तो आप देखें कैसे ये मुल्क आगे बढ़ सकता है इस हालात में। जब तक कोई इतना बड़ा अपने आप को लीडर कहलाता है और वो इस तरह की हरकतें करेगा, तो वो क्या मुल्क के अवाम को मैसेज दे रहा है, क्या 22 करोड़ अवाम के लिए वो पैगाम छोड़ रहा है? कि जब भी आप देखें शुरू से किसी जमाने में चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे उस वक्त भी उसने धरने लगा दिए। जब भी आप देखें शुरू से मुल्क थोड़ा सा इस्तेकाम की तरफ बढ़ता है तो इस तरह की हरकतें वो शुरू कर देता है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है सारी पार्टियों को, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही तो खुदा न खास इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा भूचाल पैदा हो सकता है। वेल, सखीजा साहब, एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। राइस है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आप समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर सुफियान साहब मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि इमीडिएट रेमेडी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो आप समझते हैं कि इस बार क्या जो बम्पर क्रॉप्स होंगी उससे कितना ज़्यादा हमें ब्रीथ मिलेगा? और दूसरा ये कि आने वाले दिनों के लिए क्या प्लानिंग्स है? देखिए, मैं आपको बताऊं उसके हवाले से जो फ्लड आया था ये एक डिजास्टर था नेचुरल। अब इसको कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी मुल्क हो, अब हाल ही में आप देखें टर्किश जैसा मुल्क है, वहां पे इस तरह का जिलजिला आया, पूरा कंट्री हिल गया, पूरी दुनिया ने उसको सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ, मैं अब ज़रूरी इनकलाब की तरफ भी आता हूँ, हमें इस वक्त जरूरत है पूरी दुनिया की हमें सपोर्ट करे। जिस तरह फ्लड के अंदर जो मैंने आपको सवेरे बताया $50 करोड़ हमें एडीबी बैंक ने इस वक्त ग्रांट किया है फ्लड की मद में। तो जरा ही जब तक देखिए पानी नहीं निकलेगा जमीनों से, इस वक्त तकरीबन सिंध डूबा हुआ है, बाकी सूबों में भी बहुत सारी हालत खराब है। तो इस वक्त जरूरत है पूरी दुनिया की हमें सपोर्ट करे और डेफिनेटली
स्पैन साहब ने जो कहा है, जब तक हमारे पास एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। बदकिस्मती से पिछले 3 साल में ज़राई इनकलाब को छोड़ के हमारी पिछली गवर्नमेंट ने सारा कंस्ट्रक्शन और डेवलपर जो बिल्डर माफिया था उनके ऊपर सब्सिडी दे दी। आप देखें जो पहले ही अमीर है वो अमीर होता गया। पिछले 2.5-3 साल में देखें जितने भी बिल्डर और कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोग थे वो बिलियंस रुपए बना के बाहर लेके 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ के अंदर ट्रांसफर हो रही थी, उनके तो मजे लगे हुए थे। यही अगर पिछली गवर्नमेंट 3 साल अगर ज़राअत पे सब्सिडी देती, ज़राई चीजों को कम करती, तो आज हम मुकाबला कर सकते। आज की तारीख में हमारा राइस मुकाबला नहीं कर पा रहा हमारे पड़ोसी मुल्क का। रीजन इज दिस कि क्वालिटी हमारी उनसे बेहतर है, लेकिन हम प्राइसिंग की वजह से और बहुत सारी चीजों की वजह से हम उनको सब्सिडाइज नहीं कर पा रहे। रीजन इज दिस कि हमने बहुत सारा पैसा लुटा दिया बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स के ऊपर। तो मैं ये नहीं कर रहा कि डिस्करेज कर रहा कि हमारा उन्होंने कोई बिल्डर और कंस्ट्रक्शन में हमारे मुल्क, वो भी हमारे मुल्क की इंडस्ट्री है, लेकिन कंपेरेटिवली हमारा कंट्री 70% एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है और रूरल से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए थी कि हम ज़राई इनकलाब लाते, हम अब नई नई क्रॉप लाते, नए सीड्स लाते। आजकल पूरी दुनिया में ऐसा हो गया है जहाँ पे पहले कोई सीड था 20 मन एकड़ पे देता था, आज 200-200 मन ले रहे हैं। अभी मैं हाल ही एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया था मिलेंडा फाउंडेशन की, वो सोयाबीन की बात कर रहे थे कि हम उसकी एक जमीन से 2-2 क्रॉप्स उठा रहे हैं। तो दुनिया एग्रीकल्चर के तौर पे मॉडर्नाइज हो गई है, हम वही ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीके से चल रहे हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर अगेन ये कहूंगा, जब तक किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे किसी भी गवर्नमेंट, अगर टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं मिलेगा, आपका अगर कैमरामैन है, मैं एक मिसाल देता हूँ, आज आपके साथ वो कैमरामैन खड़ा है, 3 घंटे के बाद आप किसी और कैमरामैन को लाएं तो 4 घंटे लग जाएंगे उसको पहले सेटिंग करने के अंदर। तो थिंग इज दैट कि कंसिस्टेंसी जो है ना चीजों को बेहतर की तरफ ले जाती है। यहाँ पे आप देख लें, मुश्किल से अभी 4-6 माह हुए, इतनी बड़ी एक नाहली इमरान खान की देखे कि रोजाना वो कभी कह रहा है इस्लामाबाद में मैं वो कर लूंगा, कभी कह रहा है कि जी मैं अदलिया में ये कर लूंगा, कभी कोई कहानी, कभी कोई, इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह लीडर होते हैं। इसमें तो बड़ी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है एक अवामी आदमी की। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले ज़राई इनकलाब के साथ, सारी चीजों के साथ, सबसे पहले हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होगी, हमें सियासी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि मुल्क को आगे ले जाया सके। वेल सकीजा साहब, आपने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर हमें ज़राअत के ऊपर यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देनी होगी और एग्रीकल्चर से ही हम आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी ऑब्वियसली इससे 70 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है तो उससे और भी इंडस्ट्रीज़ चल जाती हैं, ये भी हमारे लिए एक अच्छा सेक्टर है। लेकिन इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जो कि हम उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके इम्पोर्ट पर तवज्जो देते हैं। आप समझते हैं टी लीव्स की बात करें तो यहाँ पर टी हमेशा से इम्पोर्ट होती है और अब ये लग्जरी आइटम्स में आती है, सोप है ये भी अब लग्जरी आइटम्स में आते हैं। जीएसटी बढ़ने के बाद बिजनेसमैन मैं आपको बताऊं, टी हम हमेशा से इंपोर्ट करते आ रहे थे जी। अब पिछली गवर्नमेंट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सदरन जितनी भी इस्लामाबाद की एरिया थी वहां पे ट्रायल करवाया था। जैसे ही वो गवर्नमेंट खत्म करवा दी गई तो वो पूरा प्रोजेक्ट पिछले 3.5 साल से बंद हो गया। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अगर कंसिस्टेंसी होती, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो आज हम टी की अपनी लोकल प्रोडक्शन कर चुके होते। सोयाबीन का इसी तरह पिछली गवर्नमेंट में 2018 से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सोयाबीन की काश्त का प्लान किया था, उसकी रिसर्च पढ़ी है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की, यहाँ सिंध के अंदर टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मेरे पास रिसर्च पढ़ी है, सारा काम करवाया। लेकिन बदकिस्मती ये हुकूमत चली गई तो सारी वो प्रोग्राम ही रोल बैक हो गया। अब होता अलमिया ये है कि जो आता है, असल जितना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने काम किया, इमरान खान ने आते वो सारे काम को रोल बैक कर। अगेन आप समझते हैं कि कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए ताकि कोई भी आए आपके पास एक पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट हो, रेगुलर प्रोग्राम हो। पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, नशाशक के कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी नया आदमी आए और वो पिछले सारे काम को रोल बैक कर दे या जो एग्रीमेंट्स हो उनको डिसऑन करे। पूरी दुनिया के अंदर प्लान्स होते हैं, विजन्स होते हैं। 2050 का विजन लेकर चल रहा है यूएसए, 2040 का विजन लेकर चल रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। हम ये है कि 2023 में जो बैठा है 2024 में जो आए तो वो पिछले को रोल बैक कर दें, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हमें बहुत सारी चीजों में कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि हम इकोनॉमिकल तौर मजबूत होंगे। और फिर अगेन मैं कहूँगा पॉलिटिकली स्टेबिलिटी इज कनेक्ट विद द
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वरना हम इसी तरह घूमते रहेंगे कभी इधर कभी उधर। तो आई होप ये जिस तरह से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब काम कर रहे हैं, टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए, सब चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो सकती हैं। वेल, थैंक यू सो मच। सखीजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ऑब्वियसली जो है वक्त मिलेगा तो तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बैक टू बैक अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सुफियान साहब, आप अग्री करते हैं? सखीजा साहब थोड़े से एक अग्रेसिव नज़र आए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, तो इसको ज़रा आप डिस्क्राइब कीजिए कि ये क्यों ऐसी सोच तो है, मौजूद तो है ये, नो डाउट। देखिए, ये सोच खाली सकीजा साहब की नहीं होगी, मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है इसमें। बिल्डर माफिया देखिए लाइक हम आबाद उसको हमेशा एक्सपोज किया है इन लोगों को। हमने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक ये रिपोर्ट दी है कि ये पोर्शंस कौन बनाता है, जी। इलीगल कंस्ट्रक्शन कौन करता है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। जो बगैर अप्रूवल के प्रोजेक्ट्स बनाता है, जो डेंजरस बिल्डिंगें आप देख रही होंगी पिछले कई टाइम में, अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि बिल्डिंगें गिर जाती हैं। 4 मंजिल बिल्डिंग बनी जिस पे ग्राउंड+1 का स्ट्रक्चर था, ठेकेदार आए 2 फ्लोर और बढ़ा दिए। ये वो बिल्डिंग है जिन वो ठेकेदार, उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनकी कोई authority रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस जी। वक्त लियारी के अंदर और ओल्ड टाउन के अंदर बेताशा ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आप दिल्ली कॉलोनी में जाएं, पीएनटी कॉलोनी में जाएं, हमने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट बाकायदा दी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को कि इसको देखें। तो गुलजार अहमद साहब ने कहा कि क्या मेरे घर से भी निकलवाओगे, मेरा ससुराल भी वहीं है दिल्ली कॉलोनी में। तो उन सबको पता है, मगर कोई आज भी नहीं पूछने वाला। 12-12 मंजिल बिल्डिंग बगैर नक्शे के बनती है, उसकी स्टेबिलिटी कौन चेक करता है कि उसमें कितना स्टील जाएगा, किस तरीके से काम होगा। एसबीसीए का फिर रोल तो बनता है ना। मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, ये उनको आइडेंटिफाई करना है। सकीजा साहब जो कह रहे हैं बिल्डर माफिया, ये उनका मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट उस तरफ ज़्यादा होगा, जो रेगुलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उस तरफ शायद नहीं है। तीसरी तरफ देखें, हम खुद भी इसको कहेंगे कि जो स्पेशली पंजाब के अंदर हो रहा है कि बेतहाशा हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, आपकी एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए या वर्टिकल वे में जाइए। पंजाब में आप देखेंगे तो किसी को भी अपार्टमेंट में रहने का वही नहीं, वो कहते हैं अपनी ज़मीन अपना घर, साड़ी कोठी होनी चाहिए। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। वो 5 किलोमीटर आगे जाएंगे, अगेन आपकी एग्रीकल्चर लैंड, मुल्तान रोड आप और जितने भी सराउंडिंग एरियाज आप ठोकर से राइट लेफ्ट चारों तरफ जाएं, जितनी एग्रीकल्चर लैंड थी वो सारी कन्वर्ट हो रही है। इवन इस्लामाबाद अब कितना ज़्यादा सिटी इस्लामाबाद, ब्रॉड हो रहा है। आपका फैसलाबाद, आपका गुजरांवाला, जितनी भी जो एरियाज हैं जहाँ इंडस्ट्रीज थी या दूसरे बिजनेसेस थे या साथ में उनके 5-10 किलोमीटर बाहर निकलते थे तो एग्रीकल्चर लैंड थी, वो सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं। ये मैं समझता हूँ इसको कर्टेल करना चाहिए। वी शुड गो वर्टिकल, हमें वर्टिकल में जाना चाहिए। दुनिया में वर्टिकलिटी दुनिया भर में है ये। एंड ऑल्दो हमारी जो पॉपुलेशन जिस हवाले से बढ़ रही है, अब तो सेंसस भी होने जा रहा है और स्टार्ट हो चुका है आज से, एंड दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि अब तो ये बड़ा सही हो जाएगा। इसको हमेशा प्रपोज करता है कि देखें वर्टिकल ग्रोथ में आप जाएं, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी कम आएगी। हम जितना हॉरिजॉन्टल जाते हैं हमें उतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट देनी पड़ती है। आप अगर शहर को लिमिटेड एरिया में कन्फाइन करें, आप मेट्रो सिस्टम दे दें, आप लोगों को अवेयरनेस दें, फैसिलिटीज़ दें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके पास हो। कराची शहर के अंदर 25,000 बसेस की रिक्वायरमेंट है, जो कि मुश्किल से 8 से 10,000 बसेस आज भी चलती हैं। तो आज फैसिलिटीज़ नहीं है तो लोगों ने मोटरसाइकिल ली। एक आदमी को बस में चढ़ने की जगह नहीं है, लेडीज़ बस में जा नहीं सकती। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए ना, इस वजह से मोटरसाइकिल्स को प्रमोट किया हमने। अच्छा, एक चीज़ और सुफियान साहब, जब कहते हैं ना कार आप नहीं ख़रीद सकते क्योंकि आप फाइलर नहीं होंगे, तो टैक्स आपको देना है और फाइलर भी बनना है, तो बाइक्स के लिए भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हर दूसरे बंदे के पास बाइक होती है। देखिए, बाइक्स में 2-3 इस वक्त जो सीवियर प्रॉब्लम्स है। एक तो आपका नॉइस पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपका इकोनॉमिक पोल्यूशन बढ़ रहा है। तीसरा ये कि इस वक्त हमें लगता है ना कि बाइक की कंजम्पशन कम है। अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखिए तो ऑलमोस्ट जितना पेट्रोल 7 लाख बाइक्स मेरे ख्याल में हर साल जो है वो रोड पर बाइक्स में जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप कराची जैसे शहर के अंदर एक मेट्रो ट्रेन की रिक्वायरमेंट थी, आज हम मेट्रो बस डाल रहे हैं जो दुनिया में ऑब्सोलीट होती जा रही है। बट डालें, दुरुस्त है, दे रहे हैं, सही है, कुछ तो कर लें। इस कराची का जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं होगा, कराची के अंदर चीज़ें नहीं होंगी। इस वक्त एक स्टडी आई कि लोग जो है वो ज़हनी टॉर्चर का शिकार हैं। एक एडवर्टाइजमेंट किसी ने चलाई कि इसी के हवाले से कि ट्रैफिक में फंसे हुए हो, उसके हवाले से लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उस एडवर्टाइजमेंट को।
तो पता ये चला कि ऑलरेडी लोग एक ट्रॉमा से गुजरते हैं। आप शाम में आइए चुनरी का रोड से मलिर की तरफ जाएं तो आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं सिर्फ शारा फैसल पे, लोगों को जिसमें सिग्नल फ्री फैसिलिटेट है। करें ताकि लोग जब काम पे आएं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश हों और उनके पास ट्रांसपोर्ट हो तो वो अपना काम भी बेटर कर बिल्कुल सकेंगे। होंगे, आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। जायका पहले आया था, उसने ऑफर किया कि हम आपको एक ट्रेन सिस्टम ला देते हैं BOT पे, अच्छा, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। हम चाइना ने, जापान ने, जापान जायका ने, ने, ओके, उनने कहा कि हम आपको ये करने को तैयार हैं, बट हमने उसको भी इतना सीरियस नहीं लिया। अगेन वो जायका कहीं और दूसरे कंट्री में चला गया। तो ओके। आपको बाहर के लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डालकर भी देने को तैयार हैं। इसकी कोई गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज नहीं है, बहुत सारी पॉलिसीज है आज भी हैं। आज भी लोगों को बैठाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी। आपकी बिजनेस कम्युनिटी को बैठा ले, लोग इन्वेस्टमेंट बाहर जाके करते हैं, वो यहाँ कर देंगे, उनको प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं। मलिर एक्सप्रेस वे भी जो बन रहा है वो भी BOT पे बन रहा है। उसकी जो कॉस्ट है उसका एक कंपनी को दे दी है, वो कंपनी उसको बिल्ड करेगा, 30 इयर्स की लीज है, उसके टोल टैक्स वसूल करेगा, अपनी कॉस्ट भी निकालेगा, 30 इयर्स बाद वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। इसी तरीके से M9 मोटरवे जो बना हैदराबाद से कराची, वो FWO ने किया। FWO ने इसको पूरा बिल्ड किया, उसको रेवेन्यूज भी कलेक्ट करता है, उसकी रिपेयर, वेयर एंड टेयर, मेंटेनेंस सब FWO इस तरीके से आप समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप किसी को हो हैंड सकते ओवर हैं। कर दें तो ताकि आप देखें, जहाँ नीयत होगी वहाँ सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रॉब्लम है नीयत का, जहाँ कंसिस्टेंसी आएगी वहीं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमें इस वक्त जो है प्रॉब्लम ये है एग्रीकल्चर के अंदर, मैं सिर्फ आइडेंटिफाई यूँ करता हूँ कि उसकी अगर क्रॉप को बेहतर लाना है, उसका सीड अच्छा ले आएं, उसके अच्छे एक्सपर्ट्स लेकर आएँ, लोगों को आप पाबंद करें कि आपने इस तरीके से पॉलिसीज़ पे चलना है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से बहुत अच्छा, ये जो ज़्यादा सकीजा साहब का एक अगेन ऑब्जेक्शन था कि यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बूस्ट कर दिया गया और एग्रीकल्चर को डाउन कर दिया गया, विच इज़ नॉट गुड। इसका हम खमियाजा अब भुगत रहे मैं हैं। समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने जाए ना, वो नहीं चला सकती। लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ती है और निकलना पड़ता है। देखें, सकीजा साहब कुछ भी कहें या मैं कुछ भी कहूँ, उससे नहीं होगा। आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा क्यों आया? आज से पहले नहीं आता था। 20 साल पहले लोग अपनी बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करते थे। जब लोगों ने देखा कि यार अपने बिजनेस की एक्सपेंशन में रिटर्न्स नहीं है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिटर्न है। सेकेंडली उनने ये देखा कि हमारे पैसे फंड्स आर मोर सिक्योर देन अदर प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पॉलिसीज़ नहीं थी, आज पॉलिसीज़ ले आए। ये सारा पैसा इंडस्ट्री से निकल के सब आ जाएगा। अभी जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने 1% जो टैक्स लगाया, नहीं सुपर टैक्स तो अलग है, प्रॉपर्टी के ऊपर 7E लगाया जी है, जी, हाँ। जिसके पास भी जो भी ओपन लैंड है या वेकेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसको उसकी FBR वैल्यू के हिसाब से 1% टैक्स देना है, आइदर वो उस पर रेंटर लो। तो अगेन ये डिस्करेज कर रही है गवर्नमेंट कि नया पैसा प्रॉपर्टी के अंदर ना जाए। बट अगेन देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ मकानों की शॉर्टेज है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जो एक शेयर डॉक्यूमेंट है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन करना लोगों के पड़ेगा। पास घर नहीं है। देखिए, लोगों को घर देने पड़ेंगे। जब तक आप लोगों को घर नहीं देंगे, उनका सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आएगा। इस वक्त हो क्या रहा है, लोग कच्ची आबादी में जा रहे हैं, जिसके पास ना एड्रेस है ना कोई प्रॉपर डेवलपमेंट है। उसी के अंदर मिसक्रेंट्स भी रहते हैं, वो मिसक्रेंट्स का डेन है। वहाँ पे ड्रग्स, इलीगल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सारी वहीं से होती हैं। दिस इज़ द मेन रूट कॉज। वहाँ पे जो कच्ची आबादी में रहेगा ना बच्चा, वो आपका बच्चा कभी भी बड़े अफसर नहीं बनेगा। उसकी जितनी भी गैदरिंग है ना, वही गुटखा खाने वाली है, वही क्रिमिनल सोच बनेगी। बिल्कुल। जब तक हम उसको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं देंगे, उसको हम नहीं बताएंगे व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, ये काम नहीं होगा। दुनिया भर में काम इसके हमने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, हमने दिए हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कच्ची आबादी भी हो सकती है, रिहेबिलिटेशन भी हो सकती है। उन कच्ची आबादी को खत्म करें, वो लैंड्स प्राइवेट कच्ची डेवलपर आबादी को के तो दें। मिनिस्टर भी मौजूद हैं, मिनिस्ट्री तो भी मौजूद है, वही तो गवर्नमेंट एक चीज ऑफिशियल हो गई है। डिपार्टमेंट मौजूद है। तो वो हम तो प्रमोट करते हैं कच्ची आबादी को। हमारी कच्ची आबादी देखें, दुनिया के अंदर जहाँ 55% से ऊपर कच्ची आबादी की ग्रोथ होती है, वो वहाँ पे सिविल वॉर के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट होते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड 52% गवर्नमेंट का फिगर है कि कच्ची आबादी है स्लम्स स्लम से, सिर्फ कराची के अंदर। आप देखें, कल रात को एक इंसिडेंट हुआ, कुछ 6 करोड़ रुपए की 5 करोड़ 92 लाख की डकैती एक बिल्डर की ऑफिस पे पड़ी। ये सारी सिचुएशंस कहाँ जा रही है? आप देखें तो पुलिस के हेड ऑफिस पर हमला होता है, रोड पे स्नैचिंग, आप देखें दिन की कितनी वारदातें हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ, दुनिया भर में है। देखें, हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क है।
फिर ये बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, हमारी यूथ खराब हो रही है। हमें यूथ को काम पे लगाना है, हमें यूथ को जो है वो सही जगह पे पॉइंट आउट करना है, उसको प्रॉपर एजुकेट करें, उसको चीज़ें दें, तो उसको अब एक सोसाइटी के अंदर अच्छा मकाम मिलेगा, अच्छी इज्जत मिलेगी, वो क्यों गलत काम करेगा? गलत काम करेगा। वेल, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है सुफियान साहब, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। वेल, थैंक यू सो मच, आपने आए आज और ज्वाइन किया हमें। आज हमने डिस्कशन की जिसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक गैप दिखाई देता है उसको कैसे कम किया जाए वो भी आज डिस्कस किया। साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर की साहब की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि बड़े फ्रेंडली हैं आने वाले दौर के लिए, तो वो भी आज हमने डिस्कस किया। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।